नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बंदरगाह का निर्माण कराया गया, रोजगार सृजन में देरी और कभी गति, भाजपा वर्तमान सरकार को दोषी मानती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण के दौरे पर, विजय चौधरी और मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद, सरकार की चल रही योजनाओं की चर्चा। बीटीएससी कार्यालय, अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पहुंचे, जल्द से जल्द रिजल्ट आयोग क्लियर करे, आयोग संज्ञान नहीं ले रही। चलती ट्रेन में चढ़ते ही फिसली महिला, आरपीएफ की त्वरित कार्रवाई से टली बड़ी दुर्घटना, त्वरित कार्रवाई न होती तो बड़ा हादसा हो सकता। दिल दहला देने वाली घटना, मोहनिया में युवक की पीटकर हत्या, पुरानी रंजिश की बात आई सामने। बात करें खबरों की, जहां साहिबगंज जिले में रोजगार सृजन करने और व्यापारिक दृष्टिकोण से विकास करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबगंज के समदा स्थित गंगा नदी किनारे बंदरगाह का निर्माण करवाया, लेकिन सुस्त गति से कार्य करने की वजह से साहिबगंज के लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। कहने को तो साहिबगंज से बंदरगाह का संचालन शुरू हो गया है, लेकिन रोजगार का अब तक सृजन नहीं हो पाया है, जिससे गति देने की मांग साहिबगंज में अब उठने लगी है। वहीं जलमार्ग प्राधिकरण इसके समाधान तलाशने में जुटी हुई है, जबकि भाजपा इसके लिए वर्तमान के जेएम सरकार को दोषी मानते हैं। बंदरगाह के पीडी अनुपम सिन्हा बताते हैं कि फिलहाल महीने में 1-2 कार्गो शिप यहां आते हैं, जबकि साहिबगंज बंदरगाह की क्षमता प्रतिदिन 2 से 3 कार्गो शिप की डिलीवरी की है। इसके लिए कलकत्ता जोन के अधिकारी बहुत जल्द ही साहिबगंज में चैम्बर के साथ मीटिंग करने जा रही है। वहीं साहिबगंज के सबसे बड़े उद्योग स्टोन चिप्स के जिलाध्यक्ष सीपी सिन्हा मानते हैं कि बंदरगाह से व्यापार काफ़ी किफ़ायती होगा और हम इस मार्ग से दुनिया से सीधे जुड़कर व्यापार कर सकते हैं। सरकार हमें सुविधा दे, हम व्यापार करने को तैयार है। इस भाजपा के राजमहल से पूर्व विधायक अनंत ओझा बताते हैं कि यह प्रधानमंत्री की देन है कि साहिबगंज में मल्टी मॉडल बंदरगाह बना है, लेकिन इसके दूसरे फेज लॉजिस्टिक पार्क का काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जो वर्तमान सरकार की उदासीनता को दिखाती है। यह वजह है कि यही बंदरगाह रोजगार पैदा करने में अब तक सफल नहीं हो पाया। तो बहरहाल जो भी वर्ष 2017 के अप्रैल में शिलान्यास के बाद से ही साहिबगंज के लोग रोजगार के सपने सजा के रखे हैं, जो अब तक सपना ही है। ये बात सही था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नज़र में साहिबगंज उनको स्थापित है और इसीलिए आकांक्षी जिला के माध्यम से भी यहाँ का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, वहीं आधारभूत संरचनाओं के विकास करते हुए यह जिला भी अग्रणी जिला के रूप में स्थापित हो, पूर्वोत्तर का, पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बने, इस दिशा में यहाँ मल्टी मॉडल बंदरगाह की स्थापना हुई थी। जो बंदरगाह भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित है, वो जल मार्ग विकास योग परियोजना जो है JMVP बोलते हैं, उसके अंतर्गत आती है और इसका बहुत अच्छा व्यापार का साधन है। आप लोग व्यापारी लोग इसको फ़ायदा उठा सकते हैं। कभी कुछ ही दिन पहले 2 मालवाहक जहाज बिरला व्हाइट वाल पुटी लेके 294 टन यहाँ आया था और उसको हमने सफलतापूर्वक जो है व्यापारियों को हाथ में दे दिया है। अब मेरे को व्यापारी लोगों से यही कहना है कि इस व्यापार का लाभ उठा सकते हैं। ये जल मार्ग जो है बहुत ही अच्छा है, साधन है, सरकार इस पर ध्यान दे रही है और इसको समृद्ध कर सकते हैं। जलमार्ग विकास परियोजना इसी के लिए बनाया गया है। इसके लिए ड्रेजिंग जो ज़रूरत है, जहाँ जहाँ चैनल में गहराई की कमी हो जाती है, उसके लिए ड्रेजिंग की भी व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार आप जो है ये जो बंदरगाह है, इसको पूरी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी इसमें थोड़ा व्यापार कम है, क्योंकि महीने में 2 या 3 जहाज ही आ रहा है, लेकिन हमारा जो संसाधन है हमारे पास, वो कम से कम डेली 3 से 4 जहाज लोडिंग करने का कैपेसिटी रखता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ध्यान देके इसको व्यापार को आगे बढ़ाएं। बंदरगाह अभी ट्रायल बेसिस पर चल रहा है, माल आ रहा है, जा रहा है। हम लोग को सरकार से मांग है कि बंदरगाह पूर्ण व्यवसायिक रूप से चालू किया जाए और बंदरगाह बनने से साहिबगंज का मैंने कैरिज कॉस्ट में जो काफ़ी बचत होगा, जो अभी 1 रुपया लगता है वहाँ 25 पैसा माल आएगा
और बंदरगाह बनने से पूरे भारतवर्ष में हम लोग जुड़ जाएंगे और व्यापार दृष्टिकोण से, अन्य दृष्टिकोण से भी और टूरिज्म दृष्टिकोण से फायदा है। ये जितना जल्दी चालू करें, सरकार से हम लोग मांग। बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पूर्वी चंपारण के दौरे पर पहुंचे हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, इसके बाद वह पहली बार पूर्वी चंपारण के दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम का कार्यक्रम केसरिया विधानसभा के केसरिया बौद्ध स्तूप, ताजपुर के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लवावे के जिजिक दीदियों से भी बात किए। मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय चौधरी एवं मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद थे। वहीं सरकार के द्वारा जो 10,000 रुपये जीविका के माध्यम से महिलाओं को दिया गया है, उस रुपये से महिलाएं क्या कर रही है, इसका बात की भी जानकारी मुख्यमंत्री ने महिलाओं से बात कर ली। महिलाओं ने बताया कि वे इस रुपये से कई तरह के रोजगार कर रहे हैं और आगे भी अपने रोजगार को आगे बढ़ाएंगी। वहीं सीएम के साथ पहुंचे मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री अपने विकास के कार्यों का जायजा लिए और काफी संतोष जताया है। केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार का केसरिया विशेष लगाव रहा है, इसलिए वह पूर्वी चंपारण के दौरे पर आए थे। वहीं उन्होंने पर्यटकों के लिए कई तरह की योजनाओं की शुरुआत करने का साथ साथ कई योजनाएं जो चल रही है उसका निरीक्षण भी किया। वहीं कई तरह के सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ तमाम मंत्री भी आए थे। सभी ने केसरिया आकर सरकार की चल रही योजनाओं की चर्चा की। सम्राट चौधरी, माननीय विजय चौधरी का यहाँ पे सरिया की धरती पर स्वागत करते हैं मोदी हरी है। कार्यक्रमों को और उन्होंने किया है। उम्मीद है कि जो टूरिस्ट स्पॉट पर गए थे वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा जिले में। और अन्य जगहों को भी देखा कि उन्हें सबसे पहले तो बहुत बधाई देती हूँ केसरिया विधानसभा वासियों सहित चंपारण वासियों को। पहला चंपारण का विज़िट चुनाव जीतने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। चंपारण आए और उन्होंने केसरिया विधानसभा चुना, उसके लिए मैं खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा स्नेह रहा है, केसरिया के प्रति लगाव उनका वर्षों से रहा है। पिछले 5 वर्षों में 5 बार माननीय मुख्यमंत्री जी केसरिया आए और इस बार भी कार्यकाल शुरू होते ही आए, तो ये काफ़ी कुछ संकेत देता है कि केसरिया आगे काफ़ी और उन्नति करने वाला है और ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। आज जो स्ट्रक्चर है बौद्ध स्तूप का प्रतिबिंब, वो 25% साइज़ का रेप्लिका है, उसका निरीक्षण करने आए थे और इसका काम अगले 6 महीने में पूरा हो जाएगा। काफ़ी डिटेल में उन्होंने समझा कि कैसे हो रहा है, कितने सीट हैं, यहाँ क्या क्या होगा, तो काफ़ी चीज़ें हो रही है। एक बहुत बड़ा पर्यटन का ये हब बनेगा, ये इसकी शुरुआत हो चुकी है 2 साल पहले, ठीक 2 साल पहले 12 दिसंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था और जहां हम खड़े हैं कैफेटेरिया का इसका उद्घाटन किया था। उस समय ही इसकी शुरुआत हो गई थी और अब 6 महीने के अंदर ये ख़त्म होगा। तो और काफ़ी आगे की भी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे थे और हमारी भी जब मैं पहले मिली थी बात हुई थी और हम लोगों ने भी मांग की है, उस पे भी काफ़ी काम सीरियसली हो रहा है। जैसे कि यहाँ के लोगों की मांग थी कि खजूरिया को प्रखंड बनाना है, उसकी भी बात हुई है, हमने लिख के भी दिया है और उस पर भी काफ़ी सकारात्मक चर्चा हो रही है। और हम लोगों के बौद्ध स्तूप के सौंदर्यीकरण के लिए प्रोग्राम में नहीं था कि स्तूप का निरीक्षण करने जाएंगे, लेकिन खुद ही गए और अंदर कह रहे थे कि इसको लाइटिंग कराना और करवाना ज़रूरी है, तो हम लोग लिख के देते हैं एएसआई को, एएसआई से करवाना है, तो उसके लिए भी हम लोग लगे हैं। कितने करोड़ की ये लागत है बन रही है? ये 22 करोड़ के लागत की योजना है, 22 पॉइंट समथिंग की, और इसमें और भी चीज़ों की बात हो रही है। उन्नाव जिले में एसआईआर अभियान के तहत जनपद में व्यापक कार्यवाही की गई है।
जिला प्रशासन के मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया में अब तक 3 लाख से भी ज्यादा वोटर्स के नाम सूची से हटाए जाने की पुष्टि की गई है। जहां एसडी यानी गैरहाजिरी स्थान बदल चुके हो या मृत मतदाता, जिले में यह अभियान लगभग पूरा हो चुका है, जो प्रदेश में उन्नाव को अग्रणी जिलों में शामिल करता है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए बीएलओ से लेकर पूरी प्रशासनिक टीम दिन भर फील्ड में सक्रिय है। सूची के शुद्धिकरण को लेकर जिला प्रशासन लगातार तेजी से काम कर रहा है ताकि आगामी चुनाव में सटीक और अपडेटेड मतदाता सूची उपलब्ध हो सके। जो SIR की प्रक्रिया चल रही थी 4 नवंबर से लेके आज 11 दिसंबर तक जो फार्म लेने थे, तो टोटल हमारे यहाँ जनपद उन्नाव में 23,25,053 वोटर्स थे। सबको फार्म बांट दिया गया था। आज हमारा 100% फार्म डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो जाएगा। इसमें हमारे जो ASD वोटर हैं, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ वाले और जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, ये हमारे यहाँ 4,02,000 समथिंग हमारे यहाँ आइडेंटिफाई हुए हैं। तो अभी इनके सत्यापन का काम हम लोग करा रहे हैं कि ताकि अनावश्यक रूप से किसी का नाम न कटने पाए। जो पात्र हैं उनका नाम मतदाता सूची में जरूर आ जाए। जो डेथ हैं, एब्सेंट हैं, जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका हम लोग नाम काटेंगे ताकि हमारी मतदाता सूची शुद्ध रूप से प्रकाशित हो जाए। सर, ऐसे कितने लोग मिले हैं जो अवैध रूप से यहाँ उन्नाव में रह रहे थे? अभी अवैध रूप से तो कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ वाले केसेस ही अभी आइडेंटिफाई हो पाए हैं। सर, जैसे कि आज लास्ट प्रक्रिया थी, अब शाम तक कब तक काम पूरा हो जाएगा? बढ़ने की आशंका कुछ है? बढ़ने के बारे में माननीय आयोग का जैसा निर्देश मिलेगा उसके अनुरूप बताएंगे, लेकिन आज लास्ट डेट है, अभी बढ़ने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अभी हम लोगों का जो टारगेट दिया गया था माननीय आयोग के द्वारा, वो आज शाम तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बात करें पटना की, जहां पैरामेडिकल एसोसिएशन के तले पटना के BTSC कार्यालय अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों की मांग है जल्द से जल्द उनका रिजल्ट आयोग क्लियर करे। 7 से 8 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन आयोग संज्ञान नहीं ले रही है। जब हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो आयोग कहती है कि प्रदर्शन करते हैं, तो आयोग कहती है कि 7 दिनों में करवा देंगे, लेकिन परिणाम 0 दिखता है। बिहार में NDA की सरकार बनने के बाद अब बता दें कि जो छात्र हैं वो सड़क पर आ गए हैं। तकनीकी विभाग के जो छात्र हैं वो छात्र सड़क पे हम ठीक पीछे देख सकते हैं। तकनीकी विभाग का ऑफिस है, यहीं पे बगल में लोग जो हैं अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। क्या कुछ आप लोगों की मांग है? सर, हम लोग का मांग है कि BTSC हमारी बहाली निकाली है। हमारा चयन आयोग एक है, लेकिन कोई बहाली आई है तो उसका भी एक नियम होना चाहिए ना कि वो जल्दी क्लियर हो। एक तो बहाली 10 साल पे आती है, बच्चों की उम्र निकल जाती है सर, लेकिन कोई बहाली क्लियर नहीं होता है। हम बच्चों को यहाँ क्यों आना है? हमें मजबूर किया जाता है। हमारा आयोग बस सप्ताह पे सप्ताह दिया जाता है। हर बार यही बोला जाता है कि आपका नोटिफिकेशन आएगा, DV प्रक्रिया पूरी होगी। जब तक DV प्रक्रिया, एक छोटी छोटी चीज के लिए नोटिफिकेशन देना होगा। कोई नहीं सर, 8 महीने होने को है सर, सिर्फ एग्जाम होने से नहीं होता है। एक एक छोटी छोटी चीज के लिए गेट पे आना पड़ता है कि हमारा स्कोर कार्ड निकालिए, हमारा DV कराइए, हमारा ज्वाइनिंग कराइए। क्या आयोग हमारा ऐसे काम कर रही है? क्या उनके लिए प्रशासन नहीं है? हम बच्चों को अनशन पे के लिए मजबूर किया जाता है। आज इतना दिख रहा है, कल अनशन पे उतरेंगे। लगातार जो है BTSC के अभ्यर्थी जो है हल्ला बोल कर रहे हैं। BTSC प्रशासन बार बार डेट पे डेट देते जा रही है, जबकि बिहार सरकार बोल चुकी है कि जो कॉलेज फर्जी है उसको एफिडेविट लेके नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाए। लेकिन BTSC प्रशासन बार बार डेट पे डेट दे रही है। अगर दिसंबर तक नहीं, आप लोग हम लोग की संख्या 5,000 से भी ऊपर है। बहुत सारे बच्चे अभी नहीं आए हैं, लेकिन अगर दिसंबर तक DV नहीं कराती है तो बिहार विधानसभा घेराव होगा। जनवरी में घेराव बिल्कुल होगा अगर दिसंबर तक के DV प्रक्रिया। सरकार 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने की बात कही है, सिर्फ मीडिया बयानबाजी है। मंगल पांडे जी 2021 से ही आते हैं, अगस्त या जुलाई के मंथ में बोलते हैं सितंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगा, लेकिन सिर्फ डेट पे डेट BTSC प्रशासन दे रही है। इसके खिलाफ उग्र आंदोलन होगा पूरा बिहार में। तौर पर जब तक BTSC जो है हम लोग का जो निराकरण नहीं निकालेगी तब तक हम जो है आंदोलन करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनवरी में है जो हम एक बड़े आंदोलन के लिए जो है रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गांधी के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना।
पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड स्थित पीतामहली गांव के गाड़िया डांटी टोला में आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए अभाव देखा जा रहा है। यह अभाव ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इसी अभाव की वजह से एक दर्दनाक घटना सामने आई जब टोला निवासी सोमा जामुता की पत्नी जब खाना बना रही थी तब उसकी चादर में अचानक से आग लग गई, जहां आग लगने की वजह से गंभीर रूप से झुलस गई है। ग्रामीणों ने तत्काल मदद की, लेकिन टोला तक न पक्की सड़क थी और न ही नाला जिसे एम्बुलेंस तक पहुंच जा सके। मजबूरन ग्रामीणों ने महिला को खटिया पर लिटाकर गंतों पर उठाया और लगभग 2 किलोमीटर तक दूर गांव पैदल ले गए। वहां से एम्बुलेंस द्वारा उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर हालत में उच्च केंद्र रेफर किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से सड़क और पुलिया का निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बारिश के दिनों में बच्चों का स्कूल जाना भी जोखिम भरा हो जाता है। मामले की जानकारी मिलने पर उपायुक्त ने जांच और शीघ्र आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब ग्रामीण पक्की सड़क और पुलिया निर्माण के लिए ठोस कदम उठाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये मामला हम लोगों के संज्ञान में आज सुबह आया कि पीतामहली गांव जो डुमरिया प्रखंड में है, तो वहां तक सड़क की दुविधा होने के कारण एम्बुलेंस जो महिला थी जिनको आग से कुछ नुकसान हुआ था, तो वो एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच पाई। तो हमने जो है आरईओ से तुरंत कारण परीक्षा की है और संभवतः पूर्व में इस सड़क का डीपीआर बनाया गया था, परंतु किसी कारणवश वो स्वीकृत नहीं हो पाया। तो हम लोग तुरंत प्रयास में लगे हैं कि वो सड़क स्वीकृत हो जाए और जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे कार्य प्रारंभ हो सके। और साथ ही साथ जो महिला हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिकित्सकों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल व्यवस्था है उनके लिए सुनिश्चित की जाए। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में एक दिल दहलाने देने वाली घटना सामने आई, जहां थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर अपराधी प्रवृत्ति के बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान खुर्शीद गद्दी के 28 वर्षीय पुत्र हलीम अली के रूप में हुई थी। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने मोहनिया थाने में आवेदन देकर 20 लोगों को नामजद करते हुए मारपीट कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें रिंकू पासी, विजय मलनोनिया, पवन सुद पासी और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम द्वारा छापेमारी तेज कर दी गई। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर दहशत का माहौल है, वहीं पारिवारिक न्याय की मांग कर रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और सभी आरोपी कानून की गिरफ्त में होंगे। हत्या हुआ था और मृतक मां के लिखित आवेदन के आधार पर 20 लोगों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है, जिसमें छापेमारी लगातार चल रही है। अभी भी नामजद अभियुक्त को गिरफ्तारी की प्रयास की जा रही है, जिसमें 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है रिंकू पासी, पवन सुद पासी और विजयमल नोनी। कितने लोगों पर नामजद हुआ था? 20 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मेन अभियुक्त कौन है सर? नामजद है तो सभी में। सर, इसमें मुख्य रूप से जिसकी हत्या हुई है, कहा जा रहा है कि वो भी किसी मामले का एक्यूज था पहले। हाँ, ये नाम पूरी तरह से क्लियर नहीं था। ये कानपुर में हत्या हुई थी, उस हत्या के कांड में नामजद अभियुक्त था और जिसकी हत्या की। क्या उसी के बदले में हत्या की गई है? क्या है ये जांच चल रही है, सब कुछ क्लियर हो गया। क्या क्या बरामद हुआ था सर घटनास्थल से? घटनास्थल से एक बांस का बल्ली बरामद हुआ था और कुछ सीमेंट का बर्तन जो होता है वो टूटा हुआ। सर, गिरफ्तारी में तीनों को कुछ नहीं बताया किस कांड को लेकर उन्होंने हत्या किया है? कुछ अभी पता नहीं चला है, पूछताछ की जाएगी। सर, हत्या क्या वार्ड नंबर 12 में किया गया था 9 से लाके, या फिर कहीं और से करके किया गया था? ये अभी तक हम लोग को पता चला है कि ये किसी मामला जो का मामला था उसमें ये समझौता के लिए विजयमल नोनिया के घर आए थे। उसी में उनको तो वहाँ से घर से निकलते वक्त कुछ अज्ञात जो भी नामजद किए गए हैं उनके द्वारा पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद ये कांड कर दिया। जमशेदपुर के प्रखंड अंतर्गत जुम्बानी पंचायत से आ रही है, जहां
रघुनाथन डी गांव में एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। यह घटना बीते सोमवार को 6 से 7 बजे के करीब की है। मंगलवार को यह थाना में बच्ची के पिता ने लिखित आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी शोभन मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बच्ची के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आगे की जांच करी है। घटना की पुष्टि करते हुए सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराया गया और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि अलाव तापने के क्रम में आरोपी ने अंधेरे का फायदा उठाकर उसे बच्ची के साथ अनैतिक कार्य कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि जिसने बच्ची के साथ अनैतिक कार्य किया है, बच्ची उसे चाचा कर बुलाती थी। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने इस संबंध में थाना कांड संख्या 62 धारा पोक्सो एक्ट 2012 के तहत मामला दर्ज किया है। 9 तारीख को धालबुंगर थाना को ये सूचना मिली कि 8 दिसंबर को रात में एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तो इसमें जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने थे, उन्होंने धालबुंगर थाना को इन्फॉर्म किया था। रघुनाथ डी गांव का ये मामला है, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वो जो इसमें अक्यूज था, मेन युवक जो 40-50 साल का एक आदमी है, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। उसके अलावा जो विक्टिम है उसका हमने मेडिकल जांच भी करा लिया है और उसका भी सेक्शन 183 का हम लोग स्टेटमेंट भी करा रहे हैं। इसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इसमें जितना जल्दी से होगा चार्जशीट हो जाएगा, ताकि ऐसे जघन्य अपराध जो किए हैं उनको 100% कन्विक्शन मिल जाएगा। कैसे रिलेशन में था कि उसके गांव का रहने वाला? उसका ये जो 7 साल की बच्ची थी, उसका ये पड़ोसी था जो मेन अक्यूज्ड है। इनफैक्ट वो बच्ची उसे चाचा कह के बुलाती भी थी। तो ये काफ़ी एक मतलब अमानवीय घटना हुई है, बट इसमें पुलिस अपनी सख्ती से उसको पकड़ भी ली है एंड विल इंश्योर कि इसमें कन्विक्शन होगा, इसमें टोटल जस्टिस करें। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। आरपीएफ पोस्ट भागलपुर में तैनात सहायक उप निरीक्षक संजय कुमार झा मुख्य द्वार के पास पोस्ट ऑफिस के समीप गश्त कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि ट्रेन धीमी गति से प्लेटफॉर्म से गुजर रही थी और एक महिला यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी। वहीं चढ़ने के दौरान अचानक से वह महिला फिसल कर नीचे गिरने लगी। स्थिति को देखते हुए सहायक उप निरीक्षक ने तुरंत मौके पर दौड़ लगाई और महिला को पकड़कर पीछे से खींच लिया, जिससे वह रेलवे ट्रैक पर गिरने से बच गई और एक गंभीर दुर्घटना टल गई। पूछताछ में महिला ने अपनी पहचान सोनी देवी, पति मनीष कुमार शाह व निवासी कालीगंज, थाना कहलगांव, जिला भागलपुर के रूप में बताई गई है। उन्होंने बताया कि वह किसी दूसरी ट्रेन से अपने गंतव्य तक जाएगी। जान बचने के बाद सोनी देवी और उनके पति मनीष कुमार शाह ने आरपीएफ विभाग के प्रति आभार भी व्यक्त किया है और कहा कि त्वरित कार्रवाई न होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। रेलवे स्टेशन में आरपीएफ के एक एएसआई श्री झा ने एक बहुत सराहनीय कार्य किया। उन्होंने एक महिला को जो डाउन फ्यूल मालदा इंटरसिटी थी उसमें चढ़ने का प्रयास करते हुए वो महिला जो है वो गिर गई थी और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, उसके अंदर वो फंस गई थी। आरपीएफ के इन एएसआई ने सूझबूझ का परिचय देते हुए इन महिलाओं को तुरंत वहाँ से निकाला, अन्यथा एक बहुत बड़ा हादसा या बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। इस घटना से एक बड़ी चीज निकल के आती है कि ज्यादातर जो हम लोगों के यात्री हैं, कई बार कोशिश करते हैं चलती हुई ट्रेन से या तो उतरने का प्रयास करते हैं या चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मैं सभी यात्रियों से अपील करता हूं कि किसी भी हालत में चलती हुई ट्रेन से ना उतरने का प्रयास करें, ना चढ़ने का प्रयास करें, अथवा आप लोगों के साथ में कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। बात करें राजकोट की, जहां पर पूर्व पति ने अपनी पूर्व पत्नी और इसके वर्तमान पति पर चाकू से हमला कर दिया है। घटना के बाद घायल पति पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है। घायल लताबेन सुरेश चौहान और उनके वर्तमान पति सुरेश चौहान धोराजी के मटन मार्केट में बहापुरा इलाके में काम करने आए थे। तभी लताबेन चौहान के पूर्व पति किशन राठौर ने लताबेन और उनके वर्तमान पति पर चाकू से हमला कर दिया।
जानकारी के अनुसार दोनों गंभीर रूप से घायल है। पूर्व पति किशोर राठौर घटना के बाद फरार है। आगे जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। जखाऊ समुद्री क्षेत्र में 11 पाकिस्तानी मछुआरे पकड़े गए हैं। मछुआरों को किनारे लाने का प्रयास जारी है। बात करें मछुआरों के पास से अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। तटरक्षक बल का अभियान जारी है। मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है। वहीं जखाऊ समुद्री क्षेत्र में 11 पाकिस्तानी मछुआरे पकड़े गए। किनारे लाने का प्रयास, तटरक्षक बल का अभियान जारी। गिरफ्तार पुलिस द्वारा उन्हें कर लिया गया है। खबरों का दौर जारी रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।